सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एनआईटी वारंगल के एक स्टूडेंट कुंदन कुमार सिन्हा, जो कि भैया आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी बताएंगे कि कैसे भैया उन्होंने निमसेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा, किस तरह से उन्होंने भैया अपने आप को प्लान करा सिस्टमेटिक वे में, अपनी क्या क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो करी कि वो एक इतनी अच्छी रैंक लेके बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में और इस समय एनआईटी वारंगल में लैंड करे। एक कुंदन भाई की एक और स्पेशल बात है कि भैया इनके जो बड़े भैया थे उन्होंने भी एनआईटी वारंगल से एमसीए करी है और इनका जो छोटा भाई है अभी वो भी निमसेट 2021 का एग्जाम नियर फ्यूचर में देने वाला है। तो ये आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने दो जनरेशन को देखा है भैया, अपने से बड़े भी और छोटे भी, कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या भैया हमारे को गलतियाँ नहीं करनी है। तो आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कुंदन भाई से, साथ ही साथ भैया एनआईटी वारंगल की जितनी भी मिथ्स हैं कि भैया उसको हमारे को कौन सी रैंक पर रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए, ये सारी बातें भी आज कुंदन भाई हमारे को डिटेल में क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुंदन भाई के क्विक इंट्रोडक्शन के साथ। सो हाय कुंदन भाई। हेलो नमित। तो मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी बिहार से करी थी। बेसिकली मैं बिहार से ही हूँ और फ़िलहाल मैं एनआईटी वारंगल से एमसीए कर रहा हूँ। ओके भाई। सो भाई अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि व्हाट वाज योर रैंक इन निमसेट एग्जाम और तुम्हें कितने मार्क्स निमसेट निमसेट 2020 के पेपर में आए थे और तुम्हारे मैथ्स में कितने राइट और रॉन्ग थे, अगर तुम बच्चों को बता पाओ, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है बच्चों के अंदर। हाँ, तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा रैंक निमसेट में 185 था और मार्क्स का तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट आई थिंक 580 के अराउंड मेरे मार्क्स थे। और मैथमेटिक्स में मेरे 43 राइट थे और 6 और 7 आई थिंक मेरा रॉन्ग था। ओके ब्रो, तो 43 राइट थे और 6 और 7 रॉन्ग थे और 580 के अप्रॉक्स तुम्हारे मार्क्स थे, राइट भाई। भाई अब बच्चों का एक ना बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि अब ये जो लास्ट मंथ का टाइम है, लास्ट मंथ का टाइम जो होता है ना भैया बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि भाई हम सारी तैयारी कर चुके होते हैं, मतलब जितना हमारे को पढ़ना होता था हम पढ़ चुके होते हैं। ये जो टाइम होता है ये टाइम होता है रिवीजन का। तो मैं चाहूँगा कि तुम बच्चों से अपनी भैया पूरी स्ट्रैटेजी को डिटेल में डिस्कस करो कि तुमने कैसे भैया लास्ट मंथ को प्रिपेयर किया, किस तरह से प्रोडक्टिव बनाया। अच्छा, तुम्हारे भैया भी एनआईटी वारंगल में थे तो तुम उनको देख के भी थोड़ा मोटिवेट होते होगे, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमारे को अच्छे से अगर आप बच्चों को समझा पाओ तो। हाँ, तो अगर लास्ट मंथ की बात करें तो वो सबसे सही में सबसे क्रूशियल टाइम होता है हमारे लिए, क्योंकि सामने हमारा एग्ज़ाम होता है तो थोड़े प्रेशर में होते हैं हम लोग, बट वो प्रेशर लेने की आवश्यकता तो होती नहीं है बिल्कुल। बट अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की तो सबसे पहले आप लोगों को तो मतलब जो आपने पढ़ा है अभी तक तो उसके बेसिक्स को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉमन भी होता है ये चीज़, कि आपको कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना होता। अगर आपने पहला कुछ करा है तो लास्ट मंथ में आप कोई नए चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो पढ़ने के बाद भी आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे पेपर में। तो बेहतर यही है कि आपने जो पहले से पढ़ रखा है, जो पहले से कर रखा है, आप उसी को पूरा अच्छे से रिवाइज करो और उसी में ज़्यादातर मेहनत करने की कोशिश करो। राइट भाई। और भाई यहाँ पर एक और डाउट बच्चों का ये रहता है कि हमारा 70 to 80% सिलेबस कवर हुआ है, तो क्या भैया हम लोग एक निमसेट में अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं? तो तुम इसमें बच्चों को क्या बताना चाहोगे? हाँ, ऑफ कोर्स 20 to 80% वो इनफ होता है। और हालांकि एक चीज़ और होता है कि सिलेक्शन ऑफ जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपने बाकी चैप्टर्स नहीं करा और कुछ जो गिने चुने चैप्टर्स जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, वेक्टर हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ये तीन चैप्टर से ही आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि पिछले बार केवल ट्रिगोनोमेट्रिक से ही 10 क्वेश्चन थे, 9 और 10 क्वेश्चन थे पिछले बार। राइट भाई, अगर वो थोड़ा सा डिपेंड कर जाता है, लेकिन जो हमारा कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वेक्टर्स हो गया और अलजेब्रा का मतलब बेसिक पार्ट, ये तुम्हारे भैया बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहते हैं। कुछ लोग भैया कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेके, बायनोमियल को लेके और 3D ज्योमेट्री को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो भैया वो सिलेबस का एक पार्ट नहीं होता है, तो उसके लिए हमारे को इतना कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही साथ निमसेट भैया एक बेस लेवल का एग्जाम होता है, तो अगर आपने 70 to 80% भी सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो कुंदन भाई भी इस बात से एग्री करेंगे कि आप एक बहुत अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं उसके अंदर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने 20 to 80% कवर कर लिया है तो डेट इज़ एनफ, वो आपको काफ़ी अच्छा रैंक दे सकते हैं। राइट भाई। सो कुंदन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि तुमने लास्ट मंथ में कौन सी बुक्स फॉलो करी थी और एक प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या रोल रहता है, मतलब कि एक तैयारी करते हुए कि हम लोग जैसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? लास्ट ईयर में तो लास्ट मंथ में तो मैंने मेनली आरडी शर्मा का ऑब्जेक्टिव वाला होता है कोई बुक, वही मैंने करा था। और बात रही अगर प्रीवियस ईयर पेपर की तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो हर एक ईयर में वो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस वो। तो अगर आपने लास्ट ईयर पेपर्स को अगर अच्छे से कर लिया तो वो मोर देन इनफ है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो।
तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट भाई। और भाई कुछ पर्सनलाइज टिप्स जो तुम अपनी तरफ से ऐड करना चाहोगे कि ये चीज़ें हमारे को लास्ट मंथ में बहुत अच्छे से करेंगे तो हमारे को बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी? मेरे हिसाब से तो मतलब मेन जो मैंने जो करा था, वो जो मैंने टॉपिक्स आपको बोला जैसे कि अलजेब्रा हो गई, हाँ अलजेब्रा हो गई, फिर ये ट्रिगोनोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वेक्टर हो गया। तो जहाँ पे आपको मतलब आप थोड़ा सा एफर्ट डालो तो आपसे ज़्यादा आउटपुट निकलने वाला है। तो मैंने इन चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से करा था, क्योंकि वो मतलब वो बोलते हैं ना, वो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालने वाली चीज़ होती है वो। राइट राइट तो राइट, वो स्मार्ट वर्क के हाँ, साथ हार्ड वर्क करने वाली चीज़। राइट भाई। हाँ वही चीज़। ठीक है भाई। तो भाई उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि तुमने सिर्फ निमसेट के एग्जाम पे जैसे फोकस था, जैसे तुम्हारे भैया एनआईटी में थे, या तुमने और भी एग्जाम्स दिए थे या और एग्जाम्स दिए थे, तो उनमें क्या क्या तुम्हारी रैंक्स आई थी? हाँ, तो मैंने केवल निमसेट फोकस तो निमसेट ही था मेरा, बट कुछ बैकअप्स आपको रखने पड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 साल ड्रॉप ले चुका था उस वक्त। तो मुझे निमसेट के साथ और भी कॉलेजेस में अप्लाई करा था मैंने, जैसे कि BHU हो गया, JNU हो गया, तो उन सब में भी मैंने अप्लाई करा था, बट मेन फोकस मेरा NIT ही था। राइट भाई। ओके। तो भाई अब जैसे कि हमारे को बहुत सारा सुनने में आ रहा है कि 2022 के जो बैच आएगा उसके अंदर से MCA 2 ईयर की होने वाली है। तो जैसे भाई तुमने मतलब एक साल का ड्रॉप भी दिया, उससे पहले तुमने BCA भी कर रखी है, तो भाई तुम्हारा मतलब क्या सजेशन है कि बच्चों को BCA और BSc में क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि भाई अगर MCA 2 ईयर की होगी तो थोड़ा सा भैया जो अकेडमिक प्रेशर है वो थोड़ा सा बच्चों पर बढ़ेगा। हाँ, तो इसका थोड़ा सा शायद आंसर मेरा लंबा हो जाए, क्योंकि अगर 2 साल का होता है आगे से MCA, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप PCA में अपना वक्त दो अपने कोडिंग वाले सेक्शन पे, और भी जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग फ्रेमवर्क्स वगैरह सीखने की चीज़ें, उस पर ध्यान दो। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो अगर हम लोग जैसे ही NIT में आते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि मेरे शायद 2nd या 3rd मंथ में ही एक कंपनी आ गई थी जो कि केवल गर्ल्स के लिए थी, वो ऊबर वगैरह आ जाती है, और उसके बाद तुरंत माइक्रोसॉफ्ट एक इंग्लिश प्रोग्राम था वो भी आ गया, जैसे कि अभी मैं कर भी रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट इंग्लिश 2021 का जो प्रोग्राम है। तो अगर आपने पहले से डेवलपमेंट कर रखा है और आपके कोडिंग स्किल सही हैं, तो मतलब आपके कॉलेज में एंट्री करने के बाद ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती है और आप उसको ग्रैब कर पाते हो। तो लेट अगर 2 साल का MCA होता है और अगर आपने पहले से कर रखा है, अपने स्किल्स सही कर रखे हैं आपने BCA वगैरह में, तो फिर आपको यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा वाला हेल्प मिलने वाला है, बहुत अच्छा वाला हेल्प। राइट भाई। तो ये बहुत ही अच्छा और डिटेल में कुंदन भाई ने समझाया कि किस तरह से भैया तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है और किस तरह से तुम उसे ग्रैब कर सकते हो। तो यही अगर आप भैया BSc और BC के अंदर अपनी थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की स्किल्स और DSC की स्किल्स को अच्छा कर लेते हो, तो भैया आपको MCA में आकर थोड़ा सा अपर हैंड रहता है कुछ बाकी लोगों से जिनकी भैया ये स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती हैं। राइट ब्रो। सो कुंदन भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे साथ ये रहेगा कि अभी तक मतलब तुम्हारी जैसे एक्साइटमेंट तो सब लोगों को होती है कॉलेज जाने की, तो वारंगल का हमें पता है भैया बहुत ही एक अच्छा मतलब कैंपस है, और उसकी भैया अगर हम लोग बीटेक के अंदर बात करें तो बहुत अच्छी NIRF रैंकिंग भी है। तो तुम्हारा अभी तक का ऑनलाइन एक्सपीरियंस किस तरह से चल रहा है कि मतलब NIT वारंगल अभी तक का? तो बहुत सही लगा मुझे, मतलब अच्छा लगता है NIT वारंगल, जो कि आप NIRF के रैंकिंग अगर देखें तो वो 19th रैंक पे है NIT वारंगल, तो 3rd पे, तो मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, वो जानते हैं सारे लोग तो वो। बट हाँ, MCA में देखा जाए तो हमारे टीचर्स वगैरह की अगर बात करें तो वो बहुत सही है। मतलब हाँ, एकेडमिक्स का ज़्यादा प्रेशर तो होता है यहाँ पे, क्योंकि अदर कॉलेजेस के मुकाबले अगर देखा जाए तो पॉइंट्स यहाँ पे मतलब मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो एकेडमिक्स का हल्का प्रेशर है। बट हाँ, ओवरऑल बहुत मज़ा सही लगता है यार। राइट भाई। तो जो एकेडमिक्स का प्रेशर भी है वो भी हमारे को एक अच्छे से बिल्ड करने के लिए ही रहता है मेरे ख्याल से तो। राइट भाई। इसके बाद मतलब बहुत बच्चों का इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होता है कि प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप कैसे रहती है, मतलब क्या क्या हमारे पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और प्लेसमेंट पैकेजेस क्या रहते हैं, ये हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है और एक एवरेज पैकेज क्या रहता है NIT हाँ, वारंगल का? तो अभी जैसे कि इंटर्नशिप की अगर बात करें, तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि अगर आप पहले से प्रिपेयर होकर आते हो तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फर्स्ट ईयर में ही मिलने लगती हैं। कि आपको कुछ कंपनी आती हैं जो बिल्कुल शुरू में ही मतलब बच्चों को इंटर्नशिप के लिए वो करती हैं। बट अभी जैसे कि NIT वारंगल में बोला जाए तो जुलाई के जस्ट एंड होने पे, मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में आप बोल सकते हो, कंपनीज आने लगती हैं। और कंपनीज़ का जो वो नंबर ऑफ़ कंपनीज जहाँ विजिट करते हैं वो बहुत हाई, क्योंकि मैंने अपने भैया का देखा है, मतलब वो पिछले 1 साल से मतलब लगातार आ ही रही है, वो कंपनीज आते ही हैं। अभी कुछ दिन पहले बस बंद हुआ इनका ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल जो होता है NIT वारंगल का, तो नंबर ऑफ़ कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। और अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो आई थिंक वो 8 to 10 जाता है, 8-10 के आसपास। और हाईएस्ट पैकेज भी वो जानते हो आप लोग 30 to 40 चले जाता है। ओके भाई।
राइट भाई, तो आई गेस कुंदन भाई ने बहुत डिटेल में बता दिया भैया प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में। और यार ये चीज़ रहती है क्योंकि भैया वारंगल के अंदर जो स्ट्रेंथ रहती है वो 55 स्टूडेंट्स अराउंड की रहती है। तो अगर इतनी स्ट्रेंथ है वहाँ पे तो उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज अगर आती हैं तो भाई सब बच्चों के साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई तुम अलग अलग कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हारे को एक कंपनी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। राइट भाई, क्योंकि हमारे को पता है कि भैया कोई ड्रॉप ईयर, जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमारा 2-3 साल का ड्रॉप है, तो आई गेस ड्रॉप का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कुंदन भाई एनआईटीज के अंदर? थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कुछ जो मेन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो ड्रॉप के लिए हल्का सा दिक्कत देती हैं, बट बहुत ज़्यादा आप बोल नहीं सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि अभी आई थी JPMC की जो कोड फॉर गुड होती है, तो उसमें वो मतलब 1 ईयर से ज़्यादा का वो गैप अलाउ नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब कुछ कंपनी ऐसी होती हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। राइट, वो कुछ कंपनीज का तो थोड़ा सा बहुत रहता ही है, मतलब वो बीटेक और एमसीए में भी मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहता ही है उनका। पर मेन चीज़ यही होती है कि कंपनीज इतनी ज़्यादा हैं कि जिन बच्चों को भैया ड्रॉप ईयर भी है तो उनको टेंशन की जरूरत नहीं होती है कि भैया हमारे को एक कंपनी अलाउ नहीं कर रही, तो अगर एक अलाउ नहीं कर रही तो भैया 5-6 कंपनी ऐसी होती है जो भैया तुम्हारे लिए ओपन रहती हैं। राइट भाई, उसके बाद भाई एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि जैसे हमारे को पता है कि निमसेट के अंदर मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मैथ सेक्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को ये होता है कि भैया मैथ को कैसे हम लोग इंप्रूव करें, या हम लोग लास्ट मिनट पे कैसे अपनी मैथ्स के भैया चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, कौन से फॉर्मूलाज को याद रख पाएँ। तो ये एक क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। हाँ, तो मैथमेटिक्स में फार्मूलेज थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे तो, बट अगर आप उन फार्मूलेज़ को मतलब अपनी कॉपी में कहीं पे लिखते हो, बार बार नोट करते हो, तो वो फार्मूला आपके दिमाग में आ ही जाता है वो लास्ट में। तो मतलब मेन वही है कि आप ज़्यादा लेबर करो उन चीज़ों पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा वीकनेस है। और मैथमेटिक्स में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ कि आप बार बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करो, अगर फार्मूले हैं तो उनको बार बार कॉपी पे लिख के उनको रिवाइज़ करो। तो वही चीज़ मैंने भी फॉलो करी थी और उसी से मुझे ही फ़ायदा मिला था। राइट भाई, राइट, ओके भाई। सो थोड़ा सा एंड पे चलते हैं इंटरव्यू के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ बच्चों के ना भैया एनआईटी वारंगल के बारे में मिथ्स बन गए हैं दिमाग के अंदर, तो मैं ये तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हाउ यू थिंक एनआईटी वारंगल इज़ अबाउट रैंकिंग इन ऑल एनआईटीज़, कि भैया एनआईटी वारंगल की जो रैंकिंग है वो किस तरह से है, और क्या तुम्हारे को कोई मतलब डिफरेंस लगा, मतलब यहाँ पे आके ऐसे बच्चों के अंदर मिथ्स हैं कि भैया कब इसको ऊपर फिल कर। भाई मुझे तो मतलब कोई शक नहीं लगता कि एनआईटी वारंगल को 3rd नंबर पे या मतलब टॉप 3 में नहीं रखा जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी तक यहाँ देखा है जो भी जिस तरीके से प्लेसमेंट हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जिस तरीके से मिलती हैं, नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ अगर बात करें तो, और एकेडमिक्स भी जिस तरीके से आपको बिल्ड करता है आगे के लिए, तो वो बहुत सही है यहाँ पे। क्योंकि मैंने मतलब बाकी के एनआईटीज़ मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में हैं, तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने बहुत सही करा कि एनआईटी वारंगल को 3rd पे रखा। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आप एनआईटी वारंगल को मतलब आप टॉप 3 में ना रखो। राइट भाई, सो अब मेरे को लगता है कि जितने मिथ्स बने हुए थे बच्चों के दिमाग में कि एनआईटी वारंगल को लेके, वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट जब अंदर जाते हैं, मतलब हम लोग बहुत सारे रूमर सुनते हैं, पर एक जो अंदर का इंसाइट हमारे को मिल पाता है तो भैया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी भैया कुंदन जैसे तुम्हारे को सीनियर्स तो वहाँ जाके मिलने ही वाले हैं, बहुत अच्छे और इंटरेक्टिव मतलब तुम्हारे सेशन रहेंगे। तो मैं सबको विश करता हूँ भैया निमसेट 2021 के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको। हमने भी भैया इस सिचुएशन को फॉलो किया था कि कोविड सिचुएशन सबके लिए टफ थी, क्या कुंदन भाई की बात हो या मेरी बात हो, पर भैया हमारे को इसी सिचुएशन को भैया हमारे लिए विन विन सिचुएशन बनाना है, और इस भैया टफ सिचुएशन को फेस करते हुए इस ईयर को अपना बेस्ट ईयर बना कर निकलना है और एक एमसीए की बेस्ट कम्युनिटी बिल्ड करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच कुंदन भाई। हाँ, थैंक यू सो मच नमित, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। और हाँ, आप लोग जितना अच्छे से हो सके पढ़ाई करो, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, और अच्छे से क्रैक कर लोगे सारे लोग आप लोग। ऑल द बेस्ट। थैंक्स कुंदन भाई। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's enough.